शहबाज सरकार की अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली मज़ीद ₹2 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। रवां माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त की गई। बिजली सार्फिन पर 42 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर 15 नवंबर को समाअत करेगा। देखो, ये कारोबारी लोग ही हैं बुनियादी तौर पर। ये कारोबारी लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से विन फेवर करने की कोशिश करते हैं पावरफुल लोगों की। हमें पता नहीं लगता, लेकिन इनका सरमाया ही दरअसल माशी मामलात के ज़रिए सियासी मामलात को चलाने का एक तरीका होता है। रोज़ कोई नया इशू। मईशत आपकी कहाँ जाएगी बग़ैर सियासत के? तो वो कहीं जाएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 2008, 2014, 2021 के बाद 2022 में भी मिस्र के मकाम पर इंटरनेट केबल में खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की फराहमी मुतासिर हो रही है। तो विश्व भर में हम देखते हैं बिजली की लोड शेडिंग होती है, थोड़ा पानी कटौती हो जाती है। इनके यहाँ पर इंटरनेट की भी लोड शेडिंग होने लगी। इनके यहाँ पर खाने की भी लोड शेडिंग होने लगी। खाना भी हर जगह नहीं मिल रहा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें। यूरोप की इस समय पूरी दुनिया की नज़र यूरोप पे है कि यूरोप कैसे गर्दिश में जा रहा है, यूरोप कैसे बर्बाद होता चला आ रहा है, यूरोप को कैसे काले बादल मंडरा रहा है। कोई इन बेचारों को तो देख ही नहीं रहा है। यूरो तो फिर भी कम से कम आज दुनिया के आगे भटक भटक कर भीख नहीं मांग रहा है। असली परेशान कोई है तो वो तो पाकिस्तान है। यूरोप की तरफ सबकी नज़र है। पाकिस्तानी बेचारे भूखे प्यासे सड़ रहे हैं। इनकी किस्मत भी यही है। जो इन्होंने कांड किए हैं, जिन्होंने अपना देश तोड़ा, जिन्होंने इतनी मारकाट मचाई, उसी की आज सजा है कि इनसे काफ़ी कम खराब होने वाला देश यूरोप, जिसकी इनसे तो कम से कम काफ़ी अच्छी स्थिति में आज भी, वो उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। इनको कोई एक सड़ा हुआ देश भी नहीं पूछा, कोई भी इनको पूरी दुनिया में देखना भी नहीं चाहता है। शहबाज सरकार की अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली मज़ीद ₹2 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। रवां माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त की गई। बिजली सार्फिन पर 42 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर 15 नवंबर को समाअत करेगा। ये कहा गया, रिपोर्टेड है, आपको भी पता, सबको पता है कि हम इस मईशत को दुरुस्त करने के लिए हम एक पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो अदा करेंगे। पब्लिक सेक्टर इज़ एडिंग टू द लॉसेस जो हमें पिकअप करने पड़ते हैं। पब्लिक सेक्टर इज़ अ बर्डन ऑन आवर होल एक्सचेकर। ये एक्सप्रेशंस पीपल्स पार्टी से लेकर नवाज शरीफ से लेकर मेरे अपने ख्याल में कि इवन यानी इमरान खान की गवर्नमेंट में भी रहे। और हम ये कह सकते हैं कि काविशें करने की कोशिशें जो है वो भी जारी रहीं। मामला अभी अटका पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास ही इसकी कुंजी है। जो कहता है गलत कहता है, जो कहता है गलत कहता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास है नहीं कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस मसले का हल है तो वो शहबाज शरीफ साहब के पास है। वही टेबल के ऊपर बिठा सकते हैं सबको और मामले को हल कर सकते हैं। डार साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, रोज़ाना आप अखबार में पढ़ें 213 अरब रुपए यहाँ दे दिए, 100 अरब उसको दे दिए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बजट जो है, तो मैं तो चंद सालों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक बजट का जो कॉन्सेप्ट है कि एक साल के लिए एक पिक्चर है, प्रेडिक्टेबल पिक्चर, कि आप किस तरीके से इस इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चलने में किन किन सेक्टर को किस तरीके से जो है एक ज़र मुहैया करेंगे। अभी बहुत सारे लोग ज़ेरे अताब आ गए हैं जो माजी के वज़ीर आज़म या माजी की हुक्मरान पार्टी PTI के साथ अलाइंड थे। अभी वो दबाव में, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, स्टॉक एक्सचेंज हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो। कुछ मामला फ़हम बिजनेसमैन होते हैं, वो सबके साथ चल रहे होते हैं। सबको सलाम, सबसे दोस्ती, सबसे यारी, पर वो इतना विन फेवर नहीं कर पाते। स्टील मिल की रिवीजन जो है बहुत पहले होनी चाहिए थी। मैंने अपने यानी मेरा ख्याल है कि 10-12 टेलीविज़न वाले कितने रिपोर्टर्स बैठे थे, मुझसे एक सवाल पूछा गया। इवन एक आपके बड़े मुस्तनिद किस्म के चैनल है वहाँ पे कि आखिर स्टील मिल के रिवीजन के रास्ते में क्या रुकावट है। मैंने आपको पता है क्या जवाब दिया था? मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी। और उसके बाद मैं तब्दील भी हो गया। 23 अरब रुपए की और सब्सिडी दी गई
उसके अलावा गैस के ऊपर सब्सिडी मौजूद है, उसके अलावा जो है वो ERF जो है वो आपको भी पता है कि 15% के डिस्काउंट में अगर 2-3% पे ERF मिलती है तो ये भी एक पैसे बजट का एक हिस्सा है। आखिर स्टेट बैंक इस ऑटोनॉमस और इस इंडिपेंडेंस में ख़ुद तो अपने मुनाफे से नहीं देगी, अगर देगी तो ये हुकूमत के ओवरऑल एक बजट की नक्कासी होगी जिसमें कटौतियाँ होंगी। अब एक सलीस उर्दू में ये कहा जाए कि हम अनपॉपुलर डिसीशंस लेंगे जो माशी उसूलों के साथ हमाहंगी रखती होंगी, और फिर नेक्स्ट ईयर मींस आइंदा आने वाले साल में इलेक्शन से पहले उसके इतने डिविडेंड और समरात यानी आ जाएंगे कि हमारी जो अनपॉपुलरिटी है या कम पॉपुलरिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉपुलरिटी में। सी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, बी सी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, सिर्फ ए बी के साथ बैठने को तैयार है। मेरी बात की गहराई को समझिए। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बात हो गई। कभी किसी ने पाकिस्तान में ये गौर ही नहीं किया। आपको याद होगा 2-3 साल पहले हम कहते थे कि टैक्सों में रद्दोबदल, मुराद, माफ़ी और इम्पोजिशन जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। आपको पता है FBR के अंदर जितने स्टैट्यूट्स हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ जो है उसको तब्दील किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है विद FBR। थोड़ा सा जो हमारे इस वक्त कवानीन हैं वो एक तूलानी किस्म के एक प्रोसेस को उन्होंने जन्म दिया हुआ है। अब आपकी वापस आ जाऊँ प्रोसेस, मेरे अपने ख्याल में कि असद उमर के ज़माने में एक कंपनी बनी, अगर आपको याद होगा, सरमाया पाकिस्तान, उसको सिंगापुर के मॉडल के तौर पर बनाने की कोशिश की। मैंने कई मरतबा असद उमर को कहा कि प्लीज़ टेक इट अप। उसमें एक तरीक़ेकार ये था कि इन सबको एक जगह पार्क करें, जो रिवाइव हो सकती हैं उनको बेच दें या उसको किसी के हवाले करें। पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में था जिसमें एक सब्सिडीज़ की लिमिटेशंस के अलावा उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी थी, जिसमें बजट डेफिसिट के जो भी आदाद शरह जो है GDP के साथ मुंसलिक की गई थी उसमें कोई तब्दीली ना आने की शराइत भी मौजूद थी, मगर अगर कोई तब्दीली आने की ज़रूरत थी तो वो भी IMF से डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन जिस ज़माने में PIA जो है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चल पड़ा तो उसमें सबसे बड़ा मसला था लेजिस्लेशन का। जब लेजिस्लेशन जो है चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अमल में जब आप किसी को शामिल करते हैं तो कवानीन और कानूनी ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें अंदर आ सके। कि हमारे नए जो डार साहब हैं, जिसको अक्सर डार इकोनॉमिक्स के हवाले से कहा जाता है, उन्होंने आते ही कहा कि हम पॉलिसियों में इतनी जिद्दत लाएंगे कि जो भी इन पॉलिसियों की वजह से एक आम आदमी मुतासर हुआ है, जिसको महंगाई कहते हैं, अफरात ज़र कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको मैं ठीक करूँगा। ये भी उन्होंने कहा कि साथ साथ एक इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक इनडायरेक्टली इंडिकेशंस भी दी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रुपया जो है डॉलर के साथ अब 200 रुपए के मुकाबले पर बहुत जल्दी आ जाएगा। इस तरह से पाकिस्तान डिपेंडेंट है पूरी की पूरी दुनिया पर। कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो कुछ ना कुछ ऐसा पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ना करता हो जिससे पाकिस्तान ना रोक सके। इस समय आप देखो रशिया यूक्रेन की वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। ये अरब कंट्रीज़ को जो जहाँ जहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं उन्होंने अपने माल रोक दिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। खास तौर पर अगर आप कुवैत को देखो, वहाँ से इनके पास में गैस आती थी, इन्होंने पेमेंट नहीं किया, उन्होंने कहते हम गैस भी नहीं भेजेंगे। बेचारे परेशानी में है, ठंड अभी इनके यहाँ पे ये स्थिति हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हम लोग भारत में सिलेंडर वाली गैस ज़्यादातर यूज़ करते हैं वैसा वहाँ पर नहीं। जाओ यहाँ पर पाइपलाइन वाली गैस जो यहाँ पर बिछ रही है ज़्यादातर इंडिया में, काफ़ी शहरों में हैं, गाँव में तो अभी खैर पहुँची तक नहीं है, वो ही पूरे पाकिस्तान में बिछी हुई है। पाकिस्तान का मतलब है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इसके आगे का पाकिस्तान क्या है ये ना मीडिया हमें दिखाता है, ना ये पाकिस्तानी यूट्यूबर दिखाते हैं, ना ये कोई नहीं दिखाता है। बहुत मुश्किल से कभी कुछ हो गया तो साल 2 साल में एक बार निकल गए, वरना पाकिस्तान का मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इससे ज़्यादा कुछ भी पाकिस्तान है ही नहीं। अब इसमें आप देखो यहाँ पर इनकी जो पूरी आबादी है डिपेंड करती है उस पर, वो सस्ती भी होती है, सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा है और पाकिस्तानी डरते बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी मिलावट हुई है सिलेंडर में, पाकिस्तान में इतने घपले हुए हैं कि सिलेंडर बहुत ज़्यादा फटे हैं, इसलिए पाकिस्तानी डरते बहुत ज़्यादा सिलेंडर से। अब वो गैस पीछे से आ नहीं रही, बलूचिस्तान में थी, वो इन लोगों ने सब 70 सालों में डकार गए, सब खत्म कर डाली जितनी बलूचिस्तान से गैस निकलनी थी। बाकी ये लोग होगी भी तो निकाल नहीं पा रहे हैं। अब वहाँ से गैस नहीं है तो स्थिति ये हो गई है, पिछले हफ्ते 7 दिनों में
3 दिन कराची और लाहौर के ज़्यादातर इलाकों में वो गैस आई ही नहीं। आती भी थी तो मुश्किल से आधे से 1 घंटे, जैसे हमें बिजली आधे 1 घंटे आती वैसे वहाँ पे आधे 1 घंटे को गैस आती थी, फिर बंद हो जाती थी। अब उसके ऊपर होटल चल रहे हैं, होटल, रेहड़ी, खाने की दुकानें, सब कुछ जो है उसी के ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से। उनका जो है वो धंधा बैठ गया उतने दिनों का। बनाएंगे कैसे, कच्चा थोड़े ना बेच देंगे, बनाएंगे कैसे, तो बड़ी तकलीफें हुई। ये सब चलता रहता है एक साथ में। आप देखो भारत से कितनी चीज़ें जाती थी, भारत से वो चीज़ें जाना बंद हो गई तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई पाकिस्तानियों को। अन्य देशों से, श्रीलंका से कितना कुछ जाता था, अफगानिस्तान से कितना कुछ जाता था, ईरान से कितना कुछ जाता था। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान डिपेंडेंट ना हो। हर देश से ऐसी कोई ना कोई चीज़ आती है, क्योंकि खुद कुछ भी नहीं बनाते। इन्होंने कसम खा ली है कि सिर्फ हम ड्रग्स बनाएंगे और सिर्फ हम आतंकवादी बनाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। ड्रग्स वहीं से आप देखो भारत में अवैध रूप से, खासतौर पर पंजाब में, उसके बाद ज़्यादातर इलाकों में पाकिस्तान से अवैध रूप से आती है। और आतंकवाद वो तो खैर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने का धंधा है।